Hello students, now let's talk about the next topic which is resonance. रेजोनेंस नाम ही अपने आप में बड़ा मज़ेदार नाम है. रेजोनेंस में होता क्या है वो समझते हैं हम, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं. कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है. तो इस छोटे से वर्ड के आसपास बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं रेजोनेंस. इनऑर्गेनिक में ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में डिस्कस करते हैं. बट वही चीज़ें जो ऑर्गेनिक में, वही चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं. देखिए, रेजोनेंस से पहले मैं एक बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करूँगी. लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में O3 का के लेविस स्ट्रक्चर देखा. तो कैसे बना था बेटा? O3 का लेविस स्ट्रक्चर ये वाला था, जिसमें इस पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और उस पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ये था लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. अब आप खुद सोचिए, हैं तो ये तीनों एटम ऑक्सीजन के ही. अगर ये तीनों ऑक्सीजन के एटम हैं तो ये क्यों चाहेगा कि भाई मैं तो अपने पास डबल बॉन्ड रखूं, मेरे पास तो 2 ही लोन पेयर बचे और इसके पास 3 लोन पेयर बचे. तो क्या होगा, एक बार इसके पास डबल बॉन्ड रहेगा और एक बार इसके पास डबल बॉन्ड रहेगा. राइट बेटा, ये इस तरीके से बनेगा ये स्ट्रक्चर कि एक बार इसके पास और एक बार इसके पास. तो अगर हम देखें, ये कभी डबल बन रहा है, कभी ये सिंगल बन रहा है. तो ये अकेला स्ट्रक्चर, अगर सपोज करो आप ये अकेला एक स्ट्रक्चर देखते बेटा, तो क्या था कि भाई ये वाला बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है. देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है बेटा 148 पिकोमीटर और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर. क्लियर हुआ? लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि रेजोनेंस इसमें जो ये आपका है ओजोन में बॉन्ड लेंथ इस तरीके से है. इस बॉन्ड का भी बॉन्ड लेंथ कितना है? 128 पिकोमीटर. इसका भी बॉन्ड लेंथ कितना है? 128 पिकोमीटर. क्लियर हुई ये चीज? भाई हमें क्या लग रहा है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है. और ये तो आप सबको पता ही है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, मैं ऑल्दो थोड़ा सा अभी एक बार आपसे डिस्कस करूंगी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है. तो देखो, ओजोन में हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस हिसाब से ये डबल है और ये सिंगल है और डबल का बॉन्ड लेंथ कम होता है और सिंगल का ज्यादा होता है. तो इसका होना चाहिए था 121 और इसका कितना होना चाहिए था? 148. तो देखो क्या हुआ, इसके हिसाब से ये होना चाहिए था 121 पिकोमीटर, ये होना चाहिए था 148 पिकोमीटर. बट क्या हुआ कि एक्चुअली ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ कितने हैं? यहाँ पे भी ऑक्सीजन है. ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ कितने हैं बेटा? 128. मानी ना तो 121 ना ही 148. इसका मतलब हुआ कि ये बीच का बॉन्ड लेंथ है और बीच का मतलब ना तो ये बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल है कोई भी दोनों में से और ना ही ये बॉन्ड डबल है. और ये तभी पॉसिबल है जब एक बार ये डबल बने, जब एक बार ये डबल बॉन्ड बने. तो एक बार ये डबल हुआ, एक बार ये डबल, तो डबल एक बार सिंगल, एक बार सिंगल, एक बार डबल. तो तभी तो सिचुएशन आएगी कि बीच का बॉन्ड है, यानी कि ना ही तो कंप्लीटली डबल है ये वाला बॉन्ड. आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करो, ना ही तो ये कंप्लीटली सिंगल है ना ही डबल है, एक बार डबल है एक बार सिंगल है. इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं, मतलब अगर इसका बॉन्ड लेंथ देखे तो डबल और सिंगल के बीच का रहेगा. और वही हुआ, डबल होता तो होना चाहिए था 121, सिंगल होता तो होना चाहिए था 148, बट हुआ कितना बेटा? 128 पिकोमीटर. इसका मतलब ना ये कंप्लीटली डबल है ना ही ये कंप्लीटली सिंगल है. इसका मतलब ये अकेला स्ट्रक्चर ओजोन के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकता. तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया रेजोनेंस का. तो प्रॉब्लम क्या थी? ओनली वन स्ट्रक्चर और ओनली वन लेविस स्ट्रक्चर, जो कि ये था स्ट्रक्चर कैन नॉट डिफाइन एंड और इज नॉट इन एग्रीमेंट with the experimental results or experimental data of that species और molecule. उसके एक्सपेरिमेंटल एग्रीमेंट में नहीं है. आप खुद सोचिए, अगर ये अकेला लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता इसका,
आज तक हम यही पढ़ रहे थे। तो ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 121, ये होना चाहिए था 148, बट इंटरेस्टिंगली बोथ द बॉन्ड लेंथ्स आर इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच का, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच का दोनों ही कितने हैं 128 पिकोमीटर। इसका मतलब कुछ और भी है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, और वो कुछ और क्या है बेटा, दैट समथिंग इज रेजोनेंस, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेजोनेंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल को, अगर किसी स्पीसीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर, उसके सारे डेटा, उसके सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्रीमेंट में नहीं होता, सो दैट कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट वेज। उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो अलग अलग तरीके उनको तो बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और जो एक फाइनल मिलता है उसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर हुआ बेटा? तो रेजोनेंस क्या है, इफ और whenever only one structure cannot satisfy the experimental data or is not in agreement with the experimental data of a species, then different hypothetical, resonance को concept hypothetical है, structures are drawn, right? And each one contributes something or other thing. कुछ ना कुछ सबका contribution होता है, that is called resonance. That is called resonance. हो क्या है, right बेटा? ये हो गया है resonance. तो यहाँ पे जैसे ये आप इसको बोल सकते हैं ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है, इन दोनों को क्या बोला जाएगा बेटा, दे बोथ आर कॉल्ड, ऑल्दो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, हमेशा रूल्स इनके लिए भी हैं, दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल structures, right बेटा? and this one is called resonance hybrid. इसको क्या बोला जाता है, resonance hybrid. क्लियर हो गया है आपको कि ये तो बोले जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये बोला जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं एक बार रेजोनेंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपसे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी। वन इज बॉन्ड लेंथ, वन इज बॉन्ड ऑर्डर एंड वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ, अगर दो एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में ये जो लेंथ है, मानी जो डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, राइट बेटा? बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें, सिंगल का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है। सो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर देखिए सिंगल डबल ट्रिपल में, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सबसे छोटा होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है बेटा, 154 पिकोमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है बेटा, 134 पिकोमीटर। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 120 पिकोमीटर। सो यू कैन इजीली सी सिंगल सिंगल 154, डबल डबल 134 और ट्रिपल ट्रिपल है 120 पिकोमीटर। क्लियर हो गया सबको? सो दैट इज द वे कि सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल, सिंगल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डबल और उसके बाद ट्रिपल, राइट बेटा? अगर कोई बोले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल को तोड़ना बड़ा आसान है, डबल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल और ट्रिपल को तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल। ये हो गया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ स्पीसीज। एक स्पीसीज में दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होगा, जैसे हमने कहा ए सिंगल बॉन्ड ए, बॉन्ड ऑर्डर इधर मैं लिख रही हूँ बेटा, कितना बॉन्ड है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। हमने कहा ए डबल बॉन्ड बी, बॉन्ड ऑर्डर 2, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लियर है? फिर अगर हम कहें
ए और बी के बीच में पार्शियल डबल है। पार्शियल डबल का मतलब ना तो पूरा डबल है और ना ही पूरा सिंगल है। तो पार्शियल डबल का मतलब इन बिटवीन, यानी कि 1 से तो ज्यादा, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उस टाइम पे। पार्शियल डबल का मतलब क्या है कि 1 से तो ज्यादा है और 2 से कम है, यानी कि 1 और 2 के बीच का है। राइट बेटा। बॉन्ड ऑर्डर ये रहा, बॉन्ड लेंथ ये रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन आपने देखा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा ट्रिपल तो बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दोनों का इनवर्स रिलेशन है बेटा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। ये मैं यहां से थोड़ा सा रब करती हूं बिकॉज आई नीड सम मोर स्पेस। तो देखिए क्या रहेगा, इसको हम रखते हैं एक बार। ये देखिए नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये क्या होता है वो समझते बेटा। डेल्टा एच डी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मानी एनर्जी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a bond is called bond dissociation enthalpy। क्लियर है। जैसे हमने कहा कि H2, तो H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए होगी वो क्या होगी, उसकी कुछ वैल्यू आएगी x kg पर मोल। तो यानी 1 मोल के लिए, और अगर एक सिंगल बॉन्ड के लिए तो जस्ट kg हो जाएगा। ठीक है। हमने कहा कि CH4, अब जैसे CH4 है बेटा, CH4 में आपको पता है 4 CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है। तो ऐसा नहीं है कि चारों एक साथ तोड़ देते हैं, थोड़ा मारा और टूट गया। नो, नथिंग लाइक दैट। ईच बॉन्ड वी हैव टू ब्रेक इन अ सीक्वेंस। जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ऐसे ही यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी भी अलग स्टेप की अलग होगी। 4 बार में बॉन्ड टूटा, पहला बॉन्ड टूटा CH, तो क्या बचेगा बेटा अपने पास, ये प्लस H। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेट से X1 आ गया है। फिर दूसरा बॉन्ड टूटा, इसमें से क्या बचा बेटा, 2 बच गए, प्लस H चला गया। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी X2 है। और देखो जब भी बॉन्ड टूटता है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड मैंने लिखा है। तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। थोड़ा मारेंगे तो आपकी पावर लगेगी वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बॉन्ड अगर टूटता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और निकल गया, दिस इज X3, ये X2, X1 की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, X2 की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे X3 के लास्ट केस में जब ये चौथा बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये सब हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, एक और हाइड्रोजन की, तो मानी एक और एनर्जी की, दैट इज कॉल्ड X4, C प्लस H। तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी X1, X2, X3, दे आर नॉट सेम। हर स्टेप की एंथैल्पी अलग है, हर स्टेप की एनर्जी अलग है। तो हम क्या जो एनर्जी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं CH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो क्या होगा, दैट विल बी एवरेज ऑफ X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आती है चारों की। क्लियर है। जैसे वाटर है, वाटर में हमें पता है 2 OH बॉन्ड्स है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी। बाद में हम दोनों का एवरेज निकालेंगे तो विल गेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। राइट बेटा। सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको। बॉन्ड लेंथ, दो उस बॉन्ड का मानी 2 एटम्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिस एंथैल्पी की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों टर्म्स में क्या रिलेशन है। तो 3 टर्म्स जो हमने पढ़ी वो क्या क्या है बेटा, एक है बॉन्ड लेंथ, एक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और एक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड थर्ड वन इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। जनरली हम बात करते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। ये देखिए आप, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, 3 फिंगर्स को तोड़ने के बराबर है। देखो सिंगल बॉन्ड ये है, सिंगल को तोड़ना
आसान है। ये फिंगर अगर काटनी पड़े तो इट्स ओके, वी कैन इजीली कट इट। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। डबल, अब आप सोचो इसको अगर हमें काटना है तो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा या आसान होगा? पहले वाले केस से क्या होगा बेटा, मुश्किल। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ और बॉन्ड एसोसिएट, बॉन्ड तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा हो गया, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बन गया है, यानी कि तोड़ना मुश्किल हुआ, यानी कि बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा ही हो गई है। क्लियर है बेटा? थर्ड आपका है 1 2 3। थर्ड अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना है, 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बॉन्ड को तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो हम क्या कह सकते हैं, और एक टर्म और हम यूज करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। भाई जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल है तो कम, डबल है तो थोड़ी ज्यादा, ट्रिपल है तो और भी ज्यादा। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही तो स्ट्रांग हुआ बॉन्ड। तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, डबल है तो उससे थोड़ा ज्यादा है, ट्रिपल है तो उससे भी ज्यादा है। ये हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन। ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे किस तरीके से। ये ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, और दोनों देखने में एग्जैक्टली सेम है। तो अगर कभी भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो उनका बड़ा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और ये बॉन्ड मानी रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप सोचो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना था, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल। सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा और डबल का कम है। यहाँ पे ये सिंगल हो गया, ये डबल, तो सिंगल होने से 148 या 128। बट एक्चुअली क्या था, एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि इसका बॉन्ड लेंथ 128, इसका भी 128। बट क्या इस लेविस डॉट डायग्राम से हमें ऐसा पता चला था कि इसमें तो एक अलग है एक अलग, यानी कि 2 बॉन्ड लेंथ मिलने चाहिए थे। बट जब ओजोन का एक्सपेरिमेंटली डेटा निकाला तो क्या पता चला कि दोनों ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है, 128 पिकोमीटर, यानी कि दोनों ही बॉन्ड्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ये हाइपोथेटिकल है एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो हाइपोथेटिकल है, ये क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल है, जिससे हम आइडिया लगाते हैं ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से मिला के हम क्या ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। अब रेजोनेंस के होते हैं कुछ रूल्स। क्या होते हैं रेजोनेंस के कुछ रूल्स? फॉर रेजोनेंस देयर आर सम रूल्स, दे नीड टू फॉलो सम कंडीशंस। So next one is conditions for resonance. Next one is conditions, and after that we'll take some examples of resonance. Conditions for writing resonating structures. जब भी हम resonating structures या canonical structures कुछ भी बोल सकते हैं बेटा इसको, we can also call them canonical structures, right? क्या कंडीशंस होंगी? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्पीसीज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें, पोजीशन ऑफ एटम शुड बी फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ एटम्स शुड नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? सेकेंड कंडीशन इसकी है कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स है उनका भी सेम होना चाहिए। दे कैन ओनली बी रीअरेंजमेंट ऑफ देम बट द टोटल नंबर शुड बी सेम। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स LP फॉर लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स should be same सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। there can only be their rearrangement। उनका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बेटा,
रीअरेंजमेंट हो सकता है। अदरवाइज क्या होना चाहिए कि वो सेम ही रहना चाहिए, पोजीशन सेम होना चाहिए, नंबर सेम रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ resonating structures should be similar। क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन इनकी है कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है और उनमें सिमिलर सेम चार्जेस एक साथ आते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, तो उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा कम होता है, ठीक है, तो वो कम कंट्रीब्यूट करती हैं। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग सिमिलर चार्जेस at adjacent positions contribute less। उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा बेटा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए अपने पास इस तरीके का कोई केस हो, ठीक है, अब इसमें क्या हो, अगर ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, ये भी विड्रॉ करे, और सपोज करिए हम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरीके का, O नेगेटिव नेगेटिव, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, तो ऐसे केस में हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बड़ा कम होगा। उसका रीजन क्या है, इस पे भी पॉजिटिव और इसके एडजेसेंट एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है बेटा, बहुत ही कम। तो वो स्ट्रक्चर्स जिनमें सिमिलर चार्जेस हो एडजेसेंट पोजीशंस पे, दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट लेस, वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। अब जैसे ये दो स्ट्रक्चर है बेटा, एक सिंपल सा, मैंने इसको अभी तक रब इसीलिए नहीं किया कि आपको मैं बार बार इसमें जो चीज़ें रेलेवेंट है बता सकूं। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर्स है, एक में इसमें डबल ये सिंगल, एक बार इसमें डबल ये सिंगल, राइट बेटा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है जो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम हो और जिनमें क्या रहे कि जिनमें कोई ऐसे चार्जेस सेपरेशन ना हो जो बिल्कुल सेम हो और एडजेसेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट हो। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे जो चार्ज बनेगा, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे जो नेट चार्ज आएगा वो हमेशा उस पर्टिकुलर कंपाउंड के स्पीसीज के चार्ज के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को मैं लिखने से पहले एक बार समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अपने पास है बेटा ये फिनोल, ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं, लेट्स एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये ब्यूट 1,3 डाइन है बेटा, CH2 CH CH, ब्यूट 1,3 डाइन है। लेट्स से अगर हम इसमें रेजोनेंस देखें तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे देखो सिग्मा और पाई दो बॉन्ड है, तो पाई अगर यहाँ से उठ के यहाँ इस एटम पे आएगा तो इस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। एक हाइपर कॉन्जुगेट मतलब एक आपका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इस तरीके का बन सकता है कि यहाँ से उठ के ये यहाँ आया तो इसमें आ गया नेगेटिव, अब ये कैसा बनेगा, सिंगल बचेगा। अब इस केस में देखो CH तो है ही, एटम्स की पोजीशन तो कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ जो डबल था वो उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ सिंगल से क्या बन गया ये डबल, और ये डबल वाला ये CHSH, ये डबल वाला बन गया सिंगल, और CH2 इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ना इस तरीके का डबल हेडेड एरो होता है। सो दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम मेन स्ट्रक्चर में देखें कोई चार्ज नहीं है, ब्यूट 1,3 डाइन पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, और इस पे देखें तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नेट चार्ज कितना है, 0। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो चार्ज होता है उस चार्ज का जो नेट सम आता है वो हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड के सम के इक्वल होता है, उसके चार्ज के इक्वल होता है। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे बेटा, फिफ्थ पॉइंट यही कहता है कि जो रेजोनेंस कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स have net sum of
charges present in resonating structure should be equal to net charge of the species. उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे जो जितना नेट चार्ज है उसके इक्वल ही होना चाहिए. जैसे CO3 2 नेगेटिव है बेटा, कार्बोनेट आयन है, CO3 2 नेगेटिव, चाहे जैसे भी ड्रॉ करें, सारे का सारा टोटल चार्ज इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लेंगे, उसका जो नेट चार्ज आएगा वो हमेशा 2 नेगेटिव ही आएगा, इस स्पीसीज के चार्ज के इक्वल आएगा. राइट. सो दीज आर सम रूल्स जो हमें ध्यान रखने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हुए. अब बात आती है कौन ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है, कौन कम कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है, वो मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करती हूँ. तो ये मेन कंडीशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है वाइल ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस का. एक ये भी पॉइंट होता है कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में डबल हेडेड एरो आएगा, और जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से हम एरो लगा देते हैं. राइट बेटा. तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में. Now let's take few examples where we'll see the resonating structures as well as resonance hybrid. Right बेटा. resonating structures के बीच में हमेशा double headed arrow होगा, resonance hybrid में इस तरीके से. तो अलग अलग examples लेते हैं. Let's take this. Let's start with benzene. Benzene organic chemistry का सबसे खूबसूरत मॉलिक्यूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल. बेंजीन मॉलिक्यूल किस तरीके का होता है देखिए. आप सबको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है. बेंजीन इज दिस वन. राइट. दिस इज बेंजीन. ठीक है बेटा. ये बेंजीन है. बेंजीन, दिस इज हैप्पी बेंजीन, बहुत खुश है बेंजीन. तो बेंजीन मॉलिक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये कैकुले ने दिया था ये वाला स्ट्रक्चर. तो बेंजीन का एक्चुअली आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई बार बेंजीन को हम ऐसे लिख देते हैं. राइट बेटा. इसका मतलब क्या है कि पूरे बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन है, फॉर्मूला होता है C6H6, कि बेंजीन रिंग के 6 कार्बन के चारों तरफ डबल बॉन्ड घूमता रहता है. देखने में क्या लग रहा है, इन दो के बीच में डबल है, यहाँ सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल. बट एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे हर कार्बन के का कैसा एनवायरमेंट है, कैसा फील है, डबल बॉन्ड वाला. सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, इस तरीके से सबका ही हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2. हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे आगे. सो देखिए, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वुड बी दिस वन. अब इसमें यहाँ डबल है तो नेक्स्ट वाले में ये इस तरीके से होगा. एंड रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना बेटा. अगर हम देखें, ये दोनों स्ट्रक्चर्स बोले जाते हैं कैकुले स्ट्रक्चर. इनको क्या बोलते हैं, कैकुले. कैकुले को सपने में आए थे बेंजीन के स्ट्रक्चर, देर कॉल कैकुले स्ट्रक्चर. ठीक है. ऐसे ही डेवार बेंजीन, डेवार भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे. तो डेवार ने इस तरीके से बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए बेटा. ये दूसरा इनका था, ये वाला. तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, देखिए यहाँ पे इनके बीच में, एंड दिस वन. राइट. तो यहाँ पे भी टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स. तो अगर हम बात करें इन तीनों स्ट्रक्चर्स की, तो ये है बेटा डेवार बेंजीन. इसको बोला जाता है डेवार बेंजीन, और इसको बोला जाता है कैकुले बेंजीन. कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया था जो आज भी हम पढ़ते हैं, वो कैकुले के मानी दे आर गिवन बाय कैकुले. मेन कंट्रीब्यूशन वहाँ पे किसका है, कैकुले का. तो इनमें अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखें बेंजीन का, तो क्या बनेगा बेटा, दैट वुड बी दिस वन. चारों तरफ पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं. सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन. सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन. क्लियर. और क्या खास बात है, आपसे कोई डायरेक्ट तो शायद ना भी पूछे कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए, बट आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर ये बेंजीन है, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है. तो आपसे पूछ ले व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, ये आपसे पूछ ले. और आपके पास गिवन डेटा क्या है, C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर, एंड C सिंगल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर. अब आपको यहाँ पे स्मार्टली आंसर करना है, आपको चेक करना है कि बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है. बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होता है बेटा,
जिसमें जहाँ डबल था वहाँ सिंगल कर दो और जहाँ सिंगल था वहाँ का क्या कर दिया हमने डबल। तो अब आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो जो इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगा या जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि बेंजीन में पाई बॉन्ड ऐसे घूमता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इसके पास कैसा बॉन्ड है, कैसा कैरेक्टर है, ना सिंगल ना ही डबल, दिस इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। राइट बेटा, और पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ना तो वो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होगी ना ही डबल वाली बीच की होगी। एंड इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली ईच बॉन्ड इज हैविंग बॉन्ड लेंथ 138 पिकोमीटर। हर बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 138 पिकोमीटर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अब हम बात करते हैं बेंजीन के बाद कार्बोनेट आयन की बात करते हैं बेटा। सो ये नोट कर लीजिएगा आप, बेंजीन के अगर पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तो आपको इजीली ड्रॉ करना आना चाहिए क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आयन की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलती हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। एक तो देखिए क्वेश्चन बनता है आपका बॉन्ड लेंथ पे, किसी का बॉन्ड लेंथ कितना है, डबल बॉन्ड के इक्वल है या सिंगल बॉन्ड के इक्वल है, इस तरीके का। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कौन ज्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आपको सबको पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा मेन स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में। राइट बेटा, तो अगर हम देखें अलग अलग तरीके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे अभी हमने बेंजीन का केस लिया, केकुले स्ट्रक्चर और डिवर स्ट्रक्चर, तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो हम चेक करते हैं। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन की बात करें, पहली चीज जिनका इक्वल, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सेम होती है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। सो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है बेटा, सेकंड क्या है, जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे सिमिलर मानी हमें ये देखना है ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा या ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा स्टेबल। मोर स्टेबिलिटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंट्रीब्यूशन। राइट बेटा, तो अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट कभी भी आपको चेक करना है तो ब्लाइंडली आप ये चेक कर लेना, मोर इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर कंट्रीब्यूटिंग इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑक्टेट सबका पूरा होना चाहिए, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे जिसमें एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग एवरी एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट, एवरी एटम्स octet complete are more contributing, right? Suppose neutral है, more is the number of pi bonds, more contributing is the resonating structure. So number of pi bonds, more contributing is the रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगी, सेम होनी चाहिए, फिर ऑक्टेट सबका कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है तो फिर आप देखना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगी। 4 वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगी जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव होगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इफ high electronegativity atom has the negative charge and low electronegativity atom acquire
पॉजिटिव चार्ज, उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि जिसमें जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे तो नेगेटिव हो और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव। यहाँ भी पावर की बात है बेटा, जो ज़्यादा पावरफुल है वो चाहता है मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। सो दिस वे वी कैन लुक एट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर वो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑपोजिट चार्जेस में जितना कम सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग, राइट। लेस सेपरेशन between oppositely charged atoms, more is the contribution. ये पॉइंट्स आपको कब काम आएंगे, जब आपसे मान लो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दें, पूछ ले कौन ज़्यादा स्टेबल है, तब आपको ये सारे पॉइंट्स काम में आएंगे, राइट बेटा। अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं इसके कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, लेट्स टेक देम वन बाय वन। ओजोन का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बेंजीन का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। देखिए किस किस का ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के अलावा हम किसका ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, SO4 2 नेगेटिव, इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा CO2, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम इनका ड्रॉ करते हैं। CO3 2 नेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए CO3 2 नेगेटिव का, हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस इज CO3 2 नेगेटिव, दिस द रेजोनेट मानी लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब देखो सिचुएशन, बस कुछ नहीं करना आपने, जो डबल है उसको बना दो सिंगल, और जो सिंगल है उसको अगर चांसेस हैं तो बना दो डबल। होगा क्या, मूवमेंट कैसे होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। एरो हेड देखना, इलेक्ट्रॉन से एटम और इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, ऐसे ही चलेगा। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ऐसे चलते हैं, चलो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो आएगा। कैसे बनेगा बेटा, देखो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वहां गया है उठ के, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके क्या होगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा। ओ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बाकी एटम्स की पोजीशन एग्जैक्टली सेम रहेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव एज सच, जिस पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे दैट विल रिमेन एज सच। ये नेगेटिव यहाँ आया तो ये बन गया डबल बॉन्ड, राइट बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट में हमारे पास है सी। ये अब क्या हुआ, देखो ये डबल था पहले, अब ये डबल बन गया। अब किसकी बारी है डबल बनने की, इसकी बारी है। सो डबल क्या होगा आपका, जैसे ही ये इस पे गया, सो नाउ दिस कम्स बैक एंड दिस गोज देयर, ये वापस चला गया। ये वापस, इसको हमने अब डिस्टर्ब नहीं किया, ये वापस आया तो ये बन गया O नेगेटिव, और ये उधर गया तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। ये तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और तीनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो तीनों बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैं। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, 3 लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड को। सेंटर मानी पोजीशन एटम्स की एग्जैक्टली सेम रहेगी। देखिए ये अब एक बार डबल यहाँ आया था तो ये हर बार यहाँ रुका नहीं ना, एक ही बार आया है। अगली बार यहाँ आया था, अगली बार यहाँ आया था। तो अगर हम देखें ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना पूरे पे कितना नेगेटिव रहा है, कभी इस पे नेगेटिव, कभी इस पे नेगेटिव, कभी इस पे नेगेटिव, 2 नेगेटिव रहा है। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। क्लियर है बेटा। और बड़ा सिंपल सा फंडा है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों बराबर है, तीनों सगे भाई है, एक तरीके से समझ लो। कोई नहीं चाहता कि किसी को, मेरे को तो ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई मुझे तो नेगेटिव मिला नहीं, मेरे दोनों भाइयों को नेगेटिव चार्ज मिल गया, ये कभी नहीं चाहेगा। तो ये कहेगा बारी बारी रखते हैं, बस वही वाला फंडा है बेटा कि अब इस पे आ गया डबल और इन दोनों पे आ गया नेगेटिव, अब इस पे आ गया डबल, इन दोनों पे आ गया नेगेटिव। सो दिस इज कार्बोनेट आयन और ये इसका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो कितना होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बाकी के लिए भी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इन CO3 2 नेगेटिव। अब सारे ही CO हैं तो चलेगा, ठीक है। अगर कोई और होता तो हम अलग तरीके से उसको मेंशन करते। सारे बॉन्ड CO बॉन्ड है ना, तो किसी का भी निकाल लो, सब एग्जैक्टली सेम एनवायरमेंट कंडीशंस में है। बॉन्ड ऑर्डर K से निकालते हैं बेटा।
ये देखना है हमें। आप मान लो हमने ये वाला बॉन्ड चूज किया, ये वाला, लेट्स से हम इस बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, सी डबल बॉन्ड ओके, माने इस CO बॉन्ड की बात करते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। क्या तरीका होगा, आप टोटल बॉन्ड्स निकाल लो इस बॉन्ड के एक्रॉस, इन दो एटम्स के बीच में टोटल बॉन्ड्स निकाल लो इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें देखो कितने बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन में, 2, इसमें 1 और इसमें 1, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो 3 बनी है, ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इन दो एटम्स के बीच का बॉन्ड निकाल लो, टोटल कितना बनता है। दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 2 + 1 + 1 4 हो गया है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है, 1 2 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3। अब चेक करते हैं एक बार, क्या फॉर्मूला होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन किस किस के बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो इन्होंने मेंशन किया है, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए बेटा, आप खुद ही काउंट कर लो, कोई भी, जैसे ये वाला चूज किया हमने, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स है, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 2 3, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बेटा, 1 2 and 3, so divided by 3 and this comes out to be 4/3, that is the bond order, so 1 point कितना आ जाएगा, 1.133, this is the bond order। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33, इसका भी कितना आएगा 1.33, इसका भी कितना आएगा 1.33, तो 1.33 का मतलब हुआ कि ग्रेटर देन 1, 1 से तो ज्यादा है बट 2 से क्या है, कम है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी में। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हैं बेटा, दे ऑल आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स। और आपसे किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे तो आई होप यू ऑल कैन ड्रॉ द बॉन्ड ऑर्डर्स। We will solve these problems in the next video and some more problems based on resonating structures वो हम next video में solve करेंगे। तो इस तरीके से bond order निकालना, resonating structures draw करना, resonance hybrid draw करना। तो next में हम discuss करेंगे इनके बचे हुए के resonating structures plus resonance energy क्या होता है और कुछ problems based on resonance।